आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन ऑफ नेट रेवेन्यू मेथड। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम रिकॉग्निशन ऑफ नेट रेवेन्यू मेथड जो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था उसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि रिकॉग्निशन ऑफ नेट रेवेन्यू मेथड, उसके तहत हम बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को किस तरीके से लोकेट करते थे। तो वहां हमने बात की थी कि all traceable costs are assigned to byproducts, no joint cost is allocated to the byproducts। यानी कि अगर अटक रिफाइनरी की हमने एग्जांपल ली थी, वहां पे क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बनाया जा रहा था, लेकिन साथ बाय प्रोडक्ट पैराफीन बन गया था। अब पैराफीन जो बाय प्रोडक्ट बना है, इसको कौन सी वाली कॉस्ट अलोकेट की जाएगी? इसको सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेसेबल कॉस्ट होगी, यानी स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जो कॉस्ट हुई है, या उस बाय प्रोडक्ट जो हमारे पास पैराफीन है इसको प्रोसेस करने में, यानी कि उसको बेचने के काबिल बनाने के लिए, या इसको मार्केट के अंदर लेके जाने के लिए ताकि हम इसको बेच सकें, इसके लिए अगर कोई कॉस्ट लगी है तो हम कहेंगे कि पैराफीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये खर्चा हुआ है। बाकी जो हमारे पास जॉइंट कास्ट हमारे पास एग्जांपल में 10 मिलियन हमने यहाँ पे सपोज की थी, वो सारी की सारी पेट्रोल और डीजल के ऊपर चार्ज की जाएगी। तो इसके अलावा हमने देखा था कि हमारे पास जो कॉस्ट होगी, ये जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट होगा, इससे हमें कुछ रेवेन्यू भी आएगा इसको सेल करने के बाद। और उसके अलावा इस बाय प्रोडक्ट के ऊपर कुछ कॉस्ट भी लगी है, तो उसके लिए हमने टी अकाउंट एक देखा था जो कि बाय प्रोडक्ट अकाउंट के नाम से था। उसकी क्रेडिट साइड के ऊपर रेवेन्यू जो बाय प्रोडक्ट को सेल करके हमने अर्निंग हुई है वो लिखते हैं, और जो डेबिट साइड है उसकी साइड के ऊपर हम उसकी जितनी भी एसोसिएटेड कॉस्ट होती है, प्रोसेस की हो या मार्केट करने की कॉस्ट हो, वो लिखते हैं। और जो हमारे पास बैलेंस आ जाता है वो हमारे पास प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट को हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या शो करने के लिए हमारे पास चार मुख्तलिफ तरीकाकार थे, जिनके अंदर अदर इनकम के तौर पे इसको शो कर सकते थे एडिशनल रेवेन्यू, डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इसके अलावा डिडक्शन फ्रॉम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट, इसको हम शो कर सकते थे। इस सारी चीज़ों को हम अभी हम एक प्रॉब्लम के जरिए करेंगे और देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन किस तरीके से इसके ऊपर सॉल्व किया जाता है। अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है अली इंडस्ट्रीज का, जो प्रोड्यूस करती है और साथ ही साथ सेल करती है प्रोडक्ट एक्स और वाई को। अब इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट है प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई जो इसके मेन प्रोडक्ट है उनसे रिलेटेड कुछ इस तरीके से है कि टोटल कॉस्ट इनकर फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई वाज हमारे पास जॉइंट कॉस्ट दे दी गई है 16,500 की। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हमें बता दिया गया है 1,500 और 3,000 रुपीज़ का एक्स और वाई का कंबाइन करके। इसके अलावा हमारे पास नेट प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो उसकी अमाउंट बता दी गई है 2,000 रुपीज़, और सेल्स रेवेन्यू जो हमें मिला है वो 20,000 का बता दिया गया है। इसके अलावा अनदर प्रोडक्ट जी विच वाज नॉट प्राइमरी प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि वो बाय प्रोडक्ट हो गया है, also produced during the production of X and Y। टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट वाई, जो प्रोडक्ट वाई प्राइमरी प्रोडक्ट है, सॉरी हमारा जो प्राइमरी नहीं था बल्कि बाय प्रोडक्ट इसका मतलब है, तो उससे हमें जो सेल्स रेवेन्यू जनरेट हुआ वो 2,500 रुपीज़ का हुआ। और फर्दर प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट जो इस प्रोडक्ट वाई के ऊपर लगी वो हमने यानी कि अली इंडस्ट्रीज जो इनकर किया वो रुपीज़ 8,000 की है। अब हमसे पूछा कि अंडर रिकॉग्निशन ऑफ नेट रेवेन्यू मेथड इलिस्ट्रेट करना है कि हाउ द कॉस्ट विल बी एलोकेटेड प्रोडक्ट जी, के प्रोडक्ट जी को हमने जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट है इसको कैसे कॉस्ट एलोकेट करनी है, यानी क्या हमने बताना है कि प्रोडक्ट जी के ऊपर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई है और इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होगी। अगर हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, तो सबसे पहले हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी जिसके अंदर हमें यह शो करना होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट वाई है वो हमने बेचा कितने का, उसके ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आई। देन हम उसकी तरफ मूव करेंगे कि इसको हमने इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और इसकी हम हेडिंग देते हैं। जिस तरीके से हम फॉर्मेट वगैरह बनाते हैं उसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे बना रहे हैं। और यहाँ सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आ गई कि अली इंडस्ट्रीज हमारे पास इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड 2019, हमने इसको यहाँ पे सपोज करके लिख लिया। हमारे पास जितने भी अमाउंट है, करेंसी जितनी भी है वो सारी की सारी रुपीज़ में है, तो रुपीज़ की हमने यहाँ पे हेडिंग दे देनी है। देन हमने लिखना है कि सेल्स कितने की हुई। क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया था सेल्स थी हमारे पास यानी अली इंडस्ट्रीज़ की कितनी 20,000 रुपीज़ की, जो कि हमें यहाँ पे बता दी गई है, ये 20,000 रुपीज़ की सेल्स है। देन उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो फाइंड करना है। वो हमें डायरेक्ट नहीं दी हुई लेकिन उससे रेलिवेंट हमें डाटा अवेलेबल है। अब हमें ओपनिंग इन्वेंट्री का डाटा दिया हुआ है, वो हमने अमाउंट लिख लेनी है यहाँ पे कि कितनी अमाउंट है। उसके अलावा हमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी उसने खुद ही बता दी है, वो भी हम लिखते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो भी हमें बता दी गई है, तो वो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है।
अब अगर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो वहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री हमें बताया गया था 1500 और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमें 3000 रुपीज़ का बताया गया था। तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री के सामने बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं 1500 सॉरी, और एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो उसके सामने 3000 रुपीज़ हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके अलावा हमें उसने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में बताया था कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी वो 16,500 रुपीज़ की इनकर हुई थी, तो वो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं बिल्कुल टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के सामने ही। जब हम इन दो को टोटल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि हमारे पास आ जाता है, जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसकी जो हमारे पास अमाउंट है वो भी आ जाती है कितनी, 18,000 रुपीज़। अब हमारे पास ओपनिंग ये थी, हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी लगी, तो इसका मतलब है कि 18,000 की ऐसी गुड्स या चीज़ें हैं जो हम बेच सकते हैं, जो प्रोडक्ट एक्स और वाई हैं इस केस में। लेकिन हमने एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास देखा तो फिर भी हमारे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनकी कॉस्ट या जिनकी मालियत 3,000 रुपये थी। तो अब हमने देखना है कि हमने जो 20,000 रुपये की चीज़ें सेल आउट की हैं उनकी कॉस्ट कितनी थी, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी थी। तो जब हम इस सारे को सॉल्व करते हैं कि 18,000 की हम सेल कर सकते थे, लेकिन 3,000 वाली गुड्स ऐसी थी जिनकी कॉस्ट 3,000 थी, वो हमने सेल नहीं की। इसका मतलब है 15,000 वाली चीज़ें या गुड्स जो हमने सेल कर दी हैं। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। कितना हमारे पास, जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस होता है तो 5,000 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इसके अलावा उसने हमें क्वेश्चन के अंदर बताया था कि हम इसकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट थी और वो थी 2,000 रुपये की। तो इनको भी अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं कि मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं या अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। उनको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है कि ये हमारे पास 2,000 की आ गई है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम कितने की आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 3,000 रुपीज़ की। जिस तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हम अपने जो ये जो हमारे पास आता है बाय प्रोडक्ट्स के सेल करने के बाद जो हमारे पास कॉस्ट लेस करने के बाद जो हमारे पास इनकम आ जाती है, हम उसको अदर इनकम के तौर के ऊपर भी शो करते हैं। तो वो हमने जो शो करनी होती है अदर इनकम के फॉर्मेट के तहत, हम इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट के तहत देखें तो हम उसको ऑपरेटिंग इनकम के बाद यहाँ पे ऐड करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमने किस अमाउंट से इस बाय प्रोडक्ट की जो इनकम है उसको रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि हमारे पास अगर क्वेश्चन में देखें तो हमें बताया गया है कि जी 25,000 के तो हमने सेल किया है, लेकिन हमारी उसके ऊपर कॉस्ट भी आई है 8,800 रुपीज़ की। तो इसको करने के लिए हमने देखा था कि बाय प्रोडक्ट का अकाउंट होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बाय प्रोडक्ट का जो अकाउंट है वो बनाते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट जी अकाउंट टी फॉर्म में बन जाएगा, जो हमने पहले पिछली वीडियो में देखा था कि उसकी जो हमारे पास क्रेडिट साइड होगी इसके ऊपर हमने रेवेन्यू लिखना है, यानी सेल्स रिकॉर्ड करनी है कि कितने का हमने वो बाय प्रोडक्ट सेल किया है। हम यहाँ पे अगर सेल्स रिकॉर्ड करते हैं तो हमने क्वेश्चन के अंदर देखा था कि वो हमने 2,500 रुपीज़ का जो है वो सेल किया था। और इसी तरीके से उसके ऊपर कुछ कॉस्ट भी आई थी प्रोसेस के लिए भी और मार्केट करने के लिए, तो उस सारी को हम यहाँ पे कॉस्ट लिख लेते हैं। कॉस्ट इसके ऊपर जो आई है वो आई है 800 रुपीज़ की। ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल थी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2,500 का हमने सेल किया और 800 की कॉस्ट थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो हमारे पास इस साइड पे आएगा, क्योंकि हमारी जो क्रेडिट साइड है वो 2,500 की है, ये बड़ी है। और हमारे पास जो डेबिट साइड है वहाँ पे भी 2,500 होना चाहिए, क्योंकि डेबिट क्रेडिट हमारे इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मिसिंग है और मिसिंग अमाउंट जो है वो फिगर है हमारे पास 1,700 रुपीज़ की। और ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास बैलेंस आ गया है। अब यही बैलेंस इस बाय प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट जी से सेल होने के बाद जो हमारे पास आया है वो है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट जी को हमने कॉस्ट असाइन कर दिया कितनी, 800 रुपीज़ की, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसकी ही ट्रेसेबल कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट जी के लिए ही इनकर की गई थी या इसी के लिए पैसे खर्च किए गए थे, वही इसको एलोकेट किए जाएंगे और इसको वही एलोकेट हुए हैं। तो अब हमने सेल्स जो इसकी 2,500 है उसमें से जब इसकी कॉस्ट लेस कर दी तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर जो 1,700 रुपीज़ बच गया है। अब हमने इसको अदर इनकम फ्रॉम जो रेवेन्यू फ्रॉम बाय प्रोडक्ट है वहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ये हमारे पास अमाउंट आती है 1,700 की। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जब, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है कितने का, 3,000 प्लस 1,700 हमारे पास 4,700 रुपीज़ का प्रॉफिट आ जाता है फॉर पीरियड एंडेड 2019। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमने इसको अदर इनकम के तौर के ऊपर भी यहाँ पे शो कर दिया है, जो कि हमारे पास 1,700 है। अब हम देखते हैं कि अगर इसको हम एडिशनल रेवेन्यू के तौर के ऊपर शो करते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, सेम वही फॉर्मेट हमारे पास फॉलो होगा। सबसे पहले हमारी जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है उसी तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे।
इसके बाद हमने सेल्स रिकॉर्ड करनी है कि हमारी जो टोटल सेल्स हुई है वो कितने की हैं। अब जब हम प्रोडक्ट जी जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट है इसको हम एज एन एडिशनल रेवेन्यू शो कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो जॉइंट प्रोडक्ट एक्स और वाई है उनकी जो 20,000 रुपीज़ की सेल है, जिसे हम क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं, उसके अंदर ये जो हमारे पास 20,000 आ रहा है इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वो हमने ऐड करके 1700 लिख दिया है। तो यूँ हमारे पास टोटल जो आई है सेल्स की फिगर वो आई है 21,700 रुपीज़ की। अब हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड करनी है और वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने ऊपर वाले पार्ट के अंदर किया था जब हम इसको एज एन अदर इनकम शो कर रहे थे। 15,000 रुपीज़ का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रही थी, उसी तरीके से हमने रिकॉर्ड कर लिया। जब हमारी सेल्स के अंदर से तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आएगा तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जिसकी अमाउंट हमारे पास 6,700 रुपीज़ आ जाती है। इसी तरीके से हमने मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको रिकॉर्ड करना है। जब तो हमारे पास वो 2,000 रुपीज़ के आ जाएंगे, जब 6,700 में से 2,000 रुपीज़ लेस हो जाएंगे तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा और प्रॉफिट की अमाउंट हमारे पास आ गई है 4,700, जो बिल्कुल उसी तरीके वही है जो हमारे पास जब हम इस अपनी बाय प्रोडक्ट से आने वाले रेवेन्यू को एज अदर इनकम शो कर रहे थे। अब हम अगर इसी प्रोडक्ट वाई जो हमारे पास हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट था इसको अगर हम लेस शो करें एज डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें सिंपल उसी तरीके से अपना फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। हेडिंग देनी पड़ेगी रुपीज़ जो हमारी करेंसी यूज़ हो रही है वो, और उसके बाद हमने जो है वो सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिस तरह हमने पिछली पार्ट्स के अंदर करते रहे हैं उसी तरीके से इनको भी रिकॉर्ड करना है। तो वो सारा हमने एक ही दफ़ा यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। अब चूंकि हम इसको यानी कि प्रोडक्ट वाई जो है हमारे पास उसको एज अ डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शो कर रहे हैं, यानी कि हम ये बताएंगे कि 15,000 का जो खर्चा हमारा टोटल हुआ है प्रोडक्ट एक्स और वाई जो हमारी प्राइम कोर प्रोडक्ट थी उनके अंदर से हमने इसको अगर खर्चा शो करना है तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो हमारे पास 15,000 की फिगर है उसके अंदर से 1,700 रुपीज़ जब लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो हमारे पास तमाम के तमाम एक्सपेंसेस लेस करने के बाद और जो हमारे पास प्रॉफिट्स हैं वो ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है हमारे पास 13,300 रुपीज़ का आ गया है। अब हमने जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था बाय प्रोडक्ट से वो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर से लेस करेंगे जब, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अपना अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए हमें सेल्स जो हमारे पास कोर प्रोडक्ट की थी उसके अंदर से नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करनी है, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है इनको लेस करने के बाद तो वो उसकी अमाउंट आती है 6,700 रुपीज़ की। इसी तरीके से हमने मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे पास अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो रिकॉर्ड करने हैं। वो रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 2,000 रुपीज़ थे, वो हमने रिकॉर्ड किए। देन हम उसको जब सिंप्लीफाई करते हैं 6,700 में से 2,000 रुपीज़ निकाल लेते हैं तो हमारे पास नेट फिगर बच जाती है, जो कि प्रॉफिट की है वो भी हमारे पास 4,700 रुपीज़ की आ जाती है। तो इसी तरीके से जो हमारे पास प्रॉफिट था तीनों मेथड के ज़रिए हमारे पास 4,700 रुपीज़ है जो हमने अंडर नेट रेवेन्यू मेथड देखे। जब हमने एक दफ़ा उसको अदर इनकम के तौर पे शो किया, एक दफ़ा हमने उसको एडिशनल रेवेन्यू और एक दफ़ा हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर से डिडक्शन के तौर के ऊपर बाय प्रोडक्ट से हमें जो रेवेन्यू आ रहा था उसको शो किया था। तो इस तरह आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जब भी हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ नेट रेवेन्यू मेथड के जरिए कोई क्वेश्चन होना हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है।